अतिरिक्तमध्ययनं वर्णमात्रा परिचयः। श्रद्धा, नमस्ते अध्यापक महोदय। षष्ठकक्षायाः पाठ्यपुस्तके वर्णमालायाः पाठे कश्चित् संदेहः अस्ति। तो श्रद्धा अध्यापक को, शिक्षक को पूछ रही है कि छठी कक्षा के पाठ्य पुस्तक में वर्णमाला के पाठ में कुछ संदेह, कुछ डाउट है। वर्णमालायाः पाठस्य प्रारंभे वयं पूर्वं स्वराणां द्वे मात्रे दृष्टवन्तः। वर्णमाला के पाठ में प्रारंभ में, शुरुआत में हमने पहले स्वरों की दो मात्राएं देखी। ह्रस्वः एक मात्रा, दीर्घः द्विमात्रा मतलब दो मात्रा। परंतु अग्रे पाठस्य अन्ते स्वराणां तृतीया मात्रा अपि काचित् प्रदर्शिता। परंतु पाठ के अंत में स्वरों की तीसरी मात्रा भी कहीं प्रदर्शित की है, दिखाई है। प्लुतः त्रिमात्रः इति। तो प्लुतः नाम तीन मात्रों का। कः एषः स्वराणां प्लुतः नाम त्रिमात्रः? क्या यह स्वरों का प्लुत नाम तीन मात्राओं का है? अध्यापकः, श्रद्धे समीचीनं प्रश्नं पृष्टवती। तो अध्यापक कहते हैं कि ये श्रद्धा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सामान्यतः अन्य भारतीय भाषासु स्वराणां प्रायः द्वे मात्रे एव भवतः, ह्रस्वः दीर्घः च। तो सामान्यतः अन्य भारतीय भाषाओं में स्वरों के प्राय दो मात्र ही देखे गए हैं, ह्रस्व और दीर्घ। अतएव पाठे पूर्वं सरलार्थम द्वे मात्रे एव प्रदर्शिते। इसीलिए पाठ के पूर्व में सरलता के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए दो मात्राएं ही बताई हैं। परंतु संस्कृत भाषायां वस्तुतः सर्वेषां स्वराणां त्रिमात्रः अपि कश्चित् उपभेदः भवति। परंतु संस्कृत भाषा में तो वास्तविक में सारी स्वरों का तीन मात्राओं का भी उपभेद है। यथा ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः। तो यहाँ पे समान अक्षराणी और संध्य अक्षराणी, इनके दो तालिका दिए हुए हैं। अरे जो समान अक्षर है अ ई उ रु लृ, तो उनकी जो ह्रस्व स्वर है, इसलिए उनकी एक मात्रा है। उन्हीं का जब दीर्घ बन जाता है आ ई उ रु, तो उन दीर्घ स्वरों की द्विमात्र, दो मात्राएं हैं। और उनका जब प्लुत हो जाता है तब उनकी तीन मात्राएं बन जाती है। और संध्य अक्षराणी के ए ऐ ओ औ, तो इनको दीर्घ की तरह है, दो मात्राएं लगती है और उनके प्लुत स्वर के लिए तीन मात्राएं लगती है। एवं प्रकारेण संस्कृत भाषायाम आहत्य द्वाविंशतिः स्वराः भवन्ति। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में मिलकर 22 स्वर है। संस्कृत भाषायां प्लुतस्वराणां प्रयोगः प्रायः द्वयोः संदर्भयोः अधिकं भवति। संस्कृत भाषा में प्लुत स्वरों का उपयोग पहले दो संदर्भ में अधिक किया गया है। पहला है यदा दूरात् कमपि आह्वायं तथा हे राम अत्र आगच्छ कुमार। तो जब किसी को दूर से बुलाना है, पुकारना है, तब प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। और दूसरा प्रयोग है वेद मंत्रस्य प्रारंभे यदा पवित्रस्य ओंकारस्य उच्चारणं कुर्मः, यथा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये जो हमारा गायत्री मंत्र है, इसमें ये ओम जब उच्चार करते हैं तो वहां पे प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। वैसे ही और एक संगठन मंत्र है ओम संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। तो यहाँ पे ओम के उच्चारण में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इदम अत्र धातव्यम यत् एताः तीस्रः मात्राः केवलं स्वरेषु भवन्ति, व्यंजनेषु न भवन्ति। यहाँ पे ये समझना है, ये जानना है कि ये जो तीन मात्राएं हैं ये केवल स्वरों में पाई जाती है। इनका प्रयोग सिर्फ स्वरों में होता है, व्यंजनों में नहीं। सर्वेषां व्यंजनानां तु नित्यम अर्धमात्रा एव भवति। सारे व्यंजनों में तो हमेशा अर्धमात्रा ही होती है। अत्र याज्ञवल्क्य शिक्षायाः प्रसिद्ध श्लोकः अस्ति। यहाँ पे
याज्ञवल्क्य शिक्षा का एक प्रसिद्ध श्लोक है। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञेयः व्यञ्जनं चार्धमात्रिकम्। पदच्छेद एकमात्रः भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रः दीर्घ उच्यते त्रिमात्रः च प्लुतः ज्ञेयः व्यञ्जनं च अर्धमात्रिकम्। अर्थात एकमात्रः स्वरः ह्रस्व स्वरः भवति, तो एक मात्रा का ह्रस्व स्वर होता है। द्विमात्रः दीर्घः इति कथ्यते, द्विमात्र का दीर्घ स्वर ऐसे कहा जाता है। त्रिमात्र स्वरः प्लुतः इति ज्ञातव्यः, तीन मात्राओं का प्लुत स्वर ये जान लेना है। व्यंजनम तो अर्धमात्रिकम एव भवति, व्यंजन तो आधी मात्रा का ही होता है। तो यहाँ पे जो आपको टेबल दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ह्रस्व में एक मात्रा, द्विमात्र, त्रिमात्र। तो ह्रस्व स्वर को एक मात्रा, दीर्घ स्वर को दो मात्राएं, प्लुत स्वर को तीन मात्राएं, ऐसे त्रिविधा तीन प्रकार की मात्राएं होती है। और व्यंजन में एक विधा मात्रा, एक ही प्रकार की मात्रा, और वो है अर्ध मात्रिकम, अर्ध मात्रा। अतः स्वरेषु यौ द्वौ भेदौ वयं पूर्वं दृष्टवन्तः, समान अक्षराणि संध्य अक्षराणि च, तयोः अग्रे एते त्रयः उपभेदाः भवन्ति, त्रिविधाः मात्राः इति। इसलिए स्वरों में जो दो भेद पहले हमने देखे हैं, कौन से दो भेद? समान अक्षराणि और संध्य अक्षराणि। तयोः अग्रे उनके आगे एते त्रय उपभेदाः भवन्ति, उनके आगे चलकर ये तीन उपभेद होते हैं। त्रिविधा मात्रा, तीन प्रकार की मात्राएं जो अभी हमने देखी। तथा च वैसे ही व्यंजनेषु यान भेदान वयम पूर्वम दृष्टवन्तः, वैसे ही व्यंजनों में जो भेद हमने पहले देखे, कौन से भेद? स्पर्शाः, अंतस्थाः, ऊष्माणः, आयोगवाहो। तो ये चार भेद हमने पहले व्यंजनों में देखे हैं। तेषाम एषः एक एव उपभेदः भवति एकविधा अर्धमात्रा इति। उनमें ये एक ही उपभेद है, एक प्रकार की ही मात्रा, और वो है अर्धमात्रा। एवं संस्कृत भाषायाः वर्णानां चतुर्विधाः मात्राः भवन्ति। तो ये हमें याद रखना है कि संस्कृत भाषा में वर्णों की चार प्रकार की मात्राएं हैं। उनमें से तीन प्रकार की मात्रा तो स्वरों में है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, और व्यंजनों को अर्धमात्रा ही लगती है। विविधानां मात्राणां मध्ये परस्परम भेदः, तो ये अलग अलग जो मात्राएं हैं इनमें क्या भेद है? विविधानां मात्राणां उच्चारणे परस्परम कालस्य भेदः भवति। तो ये अलग अलग मात्राओं के उच्चारण में काल का, समय का भेद है। पूर्वम स्वराणाम त्रिविधाः मात्राः पश्यामः, पहले हमने स्वरों की तीन प्रकार की मात्राएं देखी। अस्य सम्यक निदर्शनम वयम प्रकृतौ कुक्कुट ध्वनौ श्रोतुं शक्नुमः। तो इसका अच्छा निदर्शन, एक एग्जाम्पल, हम प्रकृति में मुर्गे की ध्वनि जो है, उसकी जो आवाज है, उनमें हम सुन सकते हैं। अस्तु वदन्तु छात्राः, कुक्कुटः प्रातः कथम रौति? ठीक है, तो छात्रों बताओ कि मुर्गा सुबह कैसे बांग देता है? तो सारे छात्र मिलकर अब उत्साहपूर्वक मुर्गे की बांग जैसी आवाज निकालते हैं कि कू, फिर कुकड़ू कू। अध्यापक अलम अलम बहुशोभनम, तो अभी अध्यापक कहते हैं कि बस बस बहुत अच्छा। भवन्तः तु सर्वे कुक्कुटाः एव संजाता, आप सब तो मुर्गे जैसे ही बन गए। कुक्कुटाः इव रुवन्ति सर्वे, मुर्गे के जैसे ही बांग दे रहे हो। अस्तु अधुना ध्यानम निदधतु, ठीक है अब ध्यान दीजिए। अत्र त्रिप्रकाराः ध्वनयः सन्ति, यहाँ तीन प्रकार के ध्वनि है। प्रथमः प्रकारः ध्वनिः उ इति अल्पकालिकः एकमात्रः। तो पहले प्रकार का जो ध्वनि है वो है उ, जो कि अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, वो है उसका एक मात्रा की गणना होती है। द्वितीय प्रकारः ध्वनि उ
इति लंबकालिकः द्विमात्रः। दूसरे प्रकार का जो ध्वनि है, आवाज है, वो है दीर्घ उ। तो लंबकालिकः ज्यादा समय के लिए, तो उसकी गणना होती है 2 मात्रा। तृतीय प्रकारः ध्वनिः ऊ इति अति विलंबकालिकः। तो तीसरे प्रकार का जो ध्वनि है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक है, उसका त्रिमात्रा, तो 3 मात्रा ऐसे गणना होती है। कुक्कुट ध्वनेः एतान् त्रीन् कालान् क्रमेण स्वराणाम् एताः त्रिविधाः मात्राः अनुसरन्ति। मुर्गे की आवाज में एतान तीन कालान, ये 3 काल के क्रम से स्वराणाम, स्वरों के एताहा त्रिविधाः मात्राः, इन 3 मात्राओं का अनुसरण है। ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः च। अस्माकं परिसरे प्रकृतौ च बहूनां पशुपक्षिणां ध्वनिषु अपि वर्णानाम् एताः मात्राः द्रष्टुं शक्नुमः। हमारे परिसर में और प्रकृति में बहुत सारे पशु पक्षियों के आवाज में भी वर्णों के इन 3 मात्राओं को हम देख सकते हैं। अत्र अपरः पाणिनीयः शिक्षायाः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति। यहाँ पे पाणिनीय शिक्षा का एक प्रसिद्ध श्लोक है। चाशस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं त्वेव वायसः, शिखिरौति त्रिमात्रं तु नकुलः तु अर्धमात्रिकम्। तो चाशः तु वदते मात्रां द्विमात्रं तु एव वायसः, शिखिरौति त्रिमात्रं तु नकुलः तु अर्धमात्रकम्। चाशः नीलकंठ पक्षी एकमात्र कालम ध्वनि करोति। तो एक मात्रा जितना उसका आवाज है। स एक मात्र ध्वनि ह्रस्व स्वर इव भवति। तो वो एक मात्रा का जो आवाज है वो ह्रस्व स्वर के जैसे होता है। वायसः अर्थात कौवा द्विमात्र कालम ध्वनि करोति, 2 मात्राओं जितना उसका आवाज है। स द्विमात्र ध्वनि ही, हाँ, वो 2 मात्राओं का ध्वनि आवाज दीर्घ स्वर इव भवति, दीर्घ स्वर जैसे होता है। शिखी मयूर ये त्रिमात्र कालम ध्वनिम करोति। तो मयूर ये 3 मात्र काल इतना आवाज करता है। स त्रिमात्र ध्वनि ही, ये जो 3 मात्राओं का ध्वनि है ये प्लुत स्वर जैसे होता है। और नकुलः पशु अर्धमात्र कालम ध्वनि करोति। तो ये नकुल अर्धमात्रा जैसे आवाज करता है। स अर्धमात्र ध्वनि ही, वो जो आधी मात्रा की ध्वनि है वो व्यंजन जैसे होती है। तो अब हमने ये समझ लिया है कि संस्कृत वर्णमाला में 4 प्रकार की ध्वनि या मात्रा गणना होती है। जैसे ह्रस्व स्वरों के लिए 1 मात्रा, दीर्घ स्वरों के लिए 2 मात्राएं, प्लुत स्वरों के लिए 3 मात्राएं और सारे व्यंजनों में आधी मात्रा लगती है। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे का टॉपिक है मात्रा गणना क्रीड़ा। तो मात्रा की गणना करने का एक क्रीड़ा, एक गेम। वयं प्रत्येकं वर्णस्य मात्रां ज्ञातवन्तः। अब हमने प्रत्येक वर्ण की मात्रा जान ली, समझ ली। अस्य आधारेण अधुना कस्यचित् संपूर्णस्य शब्दस्य अपि मात्रां गणयितुं शक्नुमः। तो उसके आधार पे अब हम किसी संपूर्ण शब्द की भी मात्रा की गणना कर सकते हैं। यथा रामः, तो इसका पहले हमने वर्ण विच्छेद कर लिया। हलंत र प्लस आ, हलंत म प्लस अ और फिर विसर्ग। तो जैसे हम जानते हैं व्यंजनों की आधी मात्रा, इसलिए हलंत र की आधी मात्रा, आ ये दीर्घ स्वर है तो उसकी 2 मात्रा, हलंत म ये व्यंजन है तो उसकी आधी मात्रा, अ ये ह्रस्व स्वर है उसकी 1 मात्रा और विसर्ग इसकी भी आधी मात्रा। इस तरह से राम इस शब्द की पूरी मात्रा गणना करो तो 4 और आधी इतनी उसकी टोटल हो जाएगी। उसी तरह से उन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं जो आप देख सकते हैं, सीता, हनुमान, भरतः। अब कुछ एग्जाम्पल दिए हैं संयुक्त व्यंजन युक्ता शब्दाः। जैसे कौसल्या जिसमें हलंत क व्यंजन की आधी औ ये संयुक्त स्वर हुआ तो उसकी भी 2 मात्राएं। हलंत स व्यंजन आधी मात्रा, अ ह्रस्व स्वर 1 मात्रा, हलंत ल हलंत य दोनों व्यंजन तो आधी आधी मात्रा और आ ये दीर्घ स्वर है तो उसकी आधी मात्रा। तो उसमें गणना करके हमें टोटल मिली 7 मात्रा। उसी तरह लक्ष्मण शब्द में हलंत ल प्लस अ और क्ष ये संयुक्त वर्ण है जो कि बनता है हलंत क और हलंत श से। तो इसीलिए उसका हमने विग्रह कर लिया।
तो हलंत ल आधी मात्रा, एक मात्रा, हलंत क, हलंत श और हलंत म, इन तीनों की आधी आधी मात्राएं, अ एक मात्रा, हलंत ण आधी, अ की भी एक मात्रा और विसर्ग की आधी, इस तरह से टोटल होगी 6 मात्राएं। और बाकी के एग्जाम्पल्स आप खुद से देख सकते हो। जैसे प्लुत स्वर युक्त शब्द, जैसे हे, उसके बाद 3 दिया है, तो आप बहुत आसान है याद रखना कि 3 है तो प्लुत स्वर है, तो उसमें तो 3 मात्रा होगी। तो हलंत ह को बाहर निकाला और ए की मात्रा जो कि प्लुत है, तो उसकी गणना होगी 3, तो 3 और हाफ। वैसे ओम, तो ओ प्लुत स्वर जिसकी गणना होगी मात्रा गणना 3, और हलंत म जिसकी हाफ, तो 3 और आधी मात्रा। फिर कुमार, तो र जो है उसको हलंत र प्लस अ, तो हलंत र की आधी मात्रा और अ प्लुत स्वर की 3 मात्रा। अब अनुनासिक स्वर युक्त शब्द की एग्जाम्पल दी है, जैसे कांस कान, तो यहाँ पे हलंत क और आ ये अनुनासिक है, तो उसकी आ ये दीर्घ स्वर है, इसलिए 2 मात्रा ही हमने यहाँ पे गिनती की है। और दूसरे एग्जाम्पल में संस्कर्ता, तो यहाँ पे हलंत स और अ अनुनासिक है, तो अ ये ह्रस्व स्वर है, इसलिए उसकी एक ही मात्रा गनी है। तो अनुनासिक स्वर भी हो तो भी अगर वो ह्रस्व है तो एक मात्रा ही गिनना है, अगर वो दीर्घ है तो उसकी 2 मात्रा ही गिननी है। पश्यन्तु छात्राः, संस्कृतभाषायां तथा अन्य भारतीय भाषासु च गणितस्य कियान् सुष्ठु सरलः च समावेशः भवति। तो हे छात्रों देखिए, संस्कृत भाषा में तथा बाकी भारतीय भाषाओं में गणित का कितना एप्टली, हम कह सकते कितना अच्छे से और सरल तरीके से समावेश किया हुआ है। प्रायः सर्वाः भारतीय भाषाः संस्कृतात् एव स्ववर्णमालां स्वीकृतवन्त्यः, तो पहले सारी भारतीय भाषाओं ने संस्कृत से ही अपनी वर्णमाला का स्वीकार किया है, तो अपनी वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला से ही बनाई है। इदं तथ्यं संस्कृत भाषायाः तथा च संस्कृत अनुसारिणीनां सर्वासाम अन्य भारतीय भाषाणाम एकम महत्वपूर्ण वैशिष्ट्यम अस्ति। यह तथ्य, यह जो सत्य है, ये संस्कृत भाषा तथा संस्कृत के अनुसारित सारी ही अन्य भाषाओं भारतीय भाषाओं में एक महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। विश्वस्य अन्यासु कासु अपि भाषासु एतत् वैशिष्ट्यं द्रष्टुं न शक्नुमः। विश्व की बाकी किसी भी भाषाओं में ये वैशिष्ट्य देखने को नहीं मिलता। क्या कि भाषा में भी कितने अच्छे से सरलता से गणित का समावेश किया हुआ है। मात्राणां महत्वम्। मात्रा गणनायाः उपयोगः वर्णानां शब्दानां च सम्यक्रीत्या उच्चारणे तथा च श्लोक रचनायां महत्वपूर्ण भवति। अब हम मात्रा की गणना तो सीख गए, लेकिन इसका उपयोग क्या है, हमें वो क्यों सीखना है, कहाँ उसका उपयोग होता है, ये यहाँ पे बताया है कि मात्रा गणना का उपयोग वर्णानाम शब्दानाम च, वर्णों के और शब्दों के सम्यक्रीत्या उच्चारण, तो ठीक तरह से उच्चारण में, तथा श्लोक रचनायाम, श्लोक की रचना में भी महत्वपूर्ण है। तो मात्रा गणना का उपयोग कहाँ होता है, जब हम कोई भी वर्ण या शब्द उसका उच्चारण करते हैं उस समय, और श्लोक की रचनाओं में भी उसका उपयोग होता है। तो ह्रस्व है तो हम अल्पकाल के लिए उसका उच्चारण करेंगे, दीर्घ है तो विलंबित काल के लिए, और प्लुत है तो और अति विलंब काल के लिए। श्लोक रचना समये मात्राणां निर्दिष्ट गणनायाः आवश्यकता भवति। जब किसी श्लोक की रचना की जाती है उस समय मात्राओं का एक विशिष्ट, एक निर्धारित गणना की आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषायां निर्दिष्ट मात्राणां छन्दोबद्धानां श्लोकानां च अतीव विशिष्टं महत्वं भवति। संस्कृत भाषा में निर्धारित मात्राओं का छंदबद्धानाम श्लोकानाम, और छंदबद्ध तो मीटर बेस्ड जो हम श्लोक बनाते हैं उनका बहुत महत्व है। अतएव संस्कृत भाषायाः श्लोकाः स्तोत्राणि च विश्वे सर्वत्र विख्यातानि सन्ति। इसीलिए संस्कृत भाषा के श्लोक और स्तोत्र ये पूरे दुनिया में, विश्व में सब जगह प्रसिद्ध है, विख्यात है। अग्रिमासु कक्षासु
श्लोक रचना विषय अधिकम ज्ञास्यामः। आगे वाली कक्षा में हम श्लोक रचना के विषय में अधिक जानेंगे। विशेषम चिह्नम ओम। अस्य पवित्र चिह्नस्य प्रयोगः ओम इति पवित्र शब्दस्य स्थाने प्राचीन कालात् सुप्रसिद्ध अस्ति। तो यह जो पवित्र चिन्ह ओम है, इसका ओम इस शब्द के स्थान पे प्राचीन काल से प्रयोग होता आ रहा है। अस्य पवित्र चिन्हस्य, पवित्र शब्दस्य, ओम अथवा ओम, मतलब ये दोनों प्रकार से उभयोः प्रयोग साधु अस्ति। तो ये आइदर हम ये चिन्ह ओम लिखेंगे या फिर दोनों तरह से जैसे बताया है ओम वैसे ही लिख सकते हैं। दोनों ही प्रयोग साधु है, करेक्ट है। अब ये अवग्रह दिखाया है, जैसे एस की तरह आपको दिख रहा है। अस्य चिन्हस्य नाम अवग्रह अस्ति। इस चिन्ह का नाम अवग्रह है। इदम किंचित नवीनम वर्णांतरम नास्ति। तो ये कोई नया वर्ण नहीं है। अतः अस्य किमपि उच्चारणम न भवति। इसलिए इसका कोई उच्चारण नहीं होता। प्रायः संधि नियमानुसारं यदा अकारः अदृश्यः भवति तदा अस्य उपयोगः भवति। तो पहले संधि के नियम के अनुसार अगर अकार यानी अगर अदृश्य हो गया, अगर उसको निकाला गया तो अस्य प्रयोग हुई, तो फिर ये अवग्रह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यथा कह अपि, ये दो शब्द है कह और अपि। इत्यत्र यहाँ यदा संधि भवति, अगर संधि करो, तो यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं होता, अगर आप चाहो तो संधि कर सकते हो। तो यहाँ अगर संधि करे तो को प्लस अपि, और अगर उसमें से अदृश्य हो जाता है तो बन जाता है कोपी। तदा कोपी इत्यपि लिख्यते। तो इस तरह से लिखा जाता है, कह प्लस अपि मिला के कोपी बन जाता है। अत्र कोपी अथवा को अवग्रह और पी उभयथा अपि लेखितुम शक्नुमः। तो यहाँ पे कोपी इस तरह से लिखो या फिर को और पी के बीच में अवग्रह लिखो। उभयथा दोनों ही लिखना संभव है, दोनों ही करेक्ट है। उच्चारणे कोपि भेदः न भवति। उच्चारण में कोई भी भेद नहीं है। कोपि इत्येव उभयत्र उच्चारणं भवति। तो दोनों ही केस में हम उसका उच्चारण कोपि ऐसे ही करते हैं। अत्र अदृश्य जातः। तो जो अपि का था वो यहाँ पे अदृश्य हो गया। इति निदर्शनार्थम अवग्रह चिन्हम योज्यते। तो पहले कह और अपि ये दो शब्द थे, उनमें संधि अगर की तो अ का लोप हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, और यही दिखाने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अभ्यास कार्य पे। पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन द्विपदेन वा उत्तरं लिखन्तु। वर्णानां कति विधाः मात्राः भवन्ति। वर्णों की, संस्कृत वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनकी कितने प्रकार की मात्राएं होती है। तो चतुर्विधाः, चार प्रकार की हमने देखा है। स्वरों में ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा, प्लुत स्वरों की तीन मात्रा, और व्यंजन और जो आयोगवाह है अनुस्वार और विसर्ग, उनकी प्रत्येक की आधी मात्रा होती है। इस ऐसे चार प्रकार की मात्राएं वर्णमाला में है। एक विधा मात्रा केशां भवति। तो एक विधा मात्रा किनकी होती है? व्यंजनों की। सो व्यंजनानां। स्वरेषु कति विधाः मात्राः भवन्ति? त्रिविधाः। संस्कृत भाषायाम् आहत्य कति स्वराः भवन्ति? 22 स्वर है, सो द्वाविंशतिः। विविध मात्राणाम् उच्चारणे कस्य भेदः भवति? तो ये मात्राओं के उच्चार में किस चीज का भेद है? तो काल का। काल के आधार पर हम बोल रहे हैं कि एक मात्रा अगर विलंबित है तो दो मात्राएं लगती है। प्लुत स्वरों में अति विलंबित काल तो फिर तीन मात्राएं। तो काल का भेद है। नित्यम अर्धमात्रा केशां भवति। तो हमेशा ही अर्धमात्रा किनकी होती है? व्यंजनों की, व्यंजनानां। ध्वनयः कति प्रकाराः सन्ति। ध्वनि के कितने प्रकार है? तो इसका उत्तर है चत्वारः प्रकारकाः। चार प्रकार के ध्वनि है। कैसे? तो हमने जो दूसरा पाणिनीय शिक्षा का श्लोक देखा उसमें बहुत क्लियरली दिया हुआ है। जैसे चाशः नीलकंठ एकमात्र ध्वनि करता है, काकः द्विमात्रः, मयूरः त्रिमात्रः और नकुलः अर्धमात्रः। तो
जो ध्वनि हम सब प्रकार के अगर कंसिडर करें तो टोटल 4 प्रकार की हुए, एकमात्रः ध्वनि, द्विमात्रः ध्वनि, त्रिमात्रः ध्वनि और अर्धमात्रः ध्वनि। तो चत्वारः प्रकारकाः। विसर्गस्य कति मात्राः भवन्ति? अर्धमात्रा। अनुस्वारस्य कति मात्राः भवन्ति? अर्धमात्रा। अब जाते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। स्वराणां कति विधाः भेदाः उपभेदाः च सन्ति, नामानि लिखन्तु। स्वरों के कितने प्रकार के भेद और उपभेद है और उनके नाम लिखिए। स्वराणां द्वौ भेदौ स्तः। कौन से? तौ समान अक्षराणि संध्या अक्षराणि च स्तः। तो स्वरों के दो भेद है और वो है समान अक्षराणि और संध्या अक्षराणि। और उपभेद क्या है? तो स्वराणां त्रयः उपभेदाः सन्ति। स्वरों के 3 उपभेद है। तानि नामानि ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः च सन्ति। तो 2 भेद हुए समान अक्षराणि संध्या अक्षराणि और 3 उपभेद हुए ह्रस्व दीर्घ प्लुत। दूसरा प्रश्न है व्यंजनानां कति विधाः भेदाः उपभेदाः च सन्ति, नामानि लिखन्तु। अब व्यंजनों के कितने भेद और उपभेद है और उनके नाम लिखने हैं। व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति, तानि नामानि स्पर्शाः अन्तस्थः उष्माणः आयोगवाह च सन्ति। तो 4 भेद स्पर्श व्यंजन अंतस्थ उष्माण और आयोगवाह जो हमें पता है कि विसर्ग और अनुस्वार। अब उनके उपभेद कितने हैं? व्यंजनानाम एक एव उपभेदः अस्ति। व्यंजनों का उपभेद एक ही है और वो क्या है? अर्धमात्रा। तो कोई भी व्यंजन हो या ये हमारा आयोगवाह हो, अनुस्वार और विसर्ग, इनमें अर्धमात्रा ही गणना होती है। तो उपभेद एक ही है, एक विध एक प्रकार का। अनुस्वारस्य विसर्गस्य च सामान्यं नाम किं? तयोः प्रत्येकं कति मात्राः? तो अनुस्वार विसर्गस्य च सामान्य नाम अयोगवाह अस्ति। तयोः प्रत्येकम अर्धमात्रा, उनकी प्रत्येक की अर्धमात्रा होती है। परस्परम मेलनम कुरुत। तो दीर्घ उ दीर्घ स्वर में आएगा रु, रस्व स्वर। ऐ ये अनुनासिक स्वर है और कु तो इसकी मात्रा गणना होगी हलंत क की हाफ मात्रा और दीर्घ उ की 2 मात्रा मिला के 2 और आधी। चौथा प्रश्न पट्टिकातः चित्वा उचितं पदं पूरयन्तु। तो शिखी त्रिमात्र कालं ध्वनि करोति, वायसः द्विमात्र कालं ध्वनिं करोति, चाषः एकमात्र कालं ध्वनिं करोति और नकुलः अर्धमात्र कालं ध्वनिं करोति। आगे आते हैं अभी मात्रा गणना। तो एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है दोला। तो हलंत द व्यंजन है तो हाफ मात्रा, ओ ये दीर्घ स्वर है तो 2 मात्रा, हलंत ल ये व्यंजन है हाफ मात्रा और आ दीर्घ स्वर की 2 मात्रा, ऐसे मिला के 5 मात्रा। वैसे ही हमने बाकी जो शब्द दिए हुए हैं उनकी मात्रा गणना यहाँ पे की है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ मात्रा गणना का ये जो टॉपिक है, ये विषय है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ प्रश्न है तो ज़रूर से आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।